हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अजय सिंह आज फिर आपके सामने लेकर आई हूँ नई वीडियो नए टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इंडिया को लेकर है। तो उसकी नई सीरीज़ जो हमने शुरू की थी, तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डिबेट, मौलिक अधिकार और बहस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को मैं जिस तरीके से आज डिफ़ाइन करने वाली हूँ, होप्स आपको वो समझ में आए। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट्स क्लियर होंगे। ये जो वीडियो है ये मेरा फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। वैसे तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स जो है एक वीडियो में 15 मिनट का या 10 मिनट का 7 मिनट का बनाकर दे सकती हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने वीडियो बनाई है बहुत ही थोड़ा वीडियो मेरी इसलिए भी डिले हो गई है क्योंकि इस पर थोड़ा मुझे काम करना पड़ा, ताकि आपको इजीली समझ आ पाए और थोड़ा लंबे टाइम तक आप इसको याद रख पाएँ, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो चलिए करते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट्स जो है स्टार्टिंग में जो इसको देखा जाता है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको आगे चलकर मौलिक अधिकार के रूप में इसको परिवर्तित किया गया। और अगर हम इसको यूएस में बात करते हैं तो अमेरिका में इसको बोला जाता था बिल ऑफ राइट्स के नाम से। तो अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसको जाना जाता है, और भारत के अंदर जो इसको देखा गया वो भारत का मैग्ना कार्टा इसको जाना जाता है। ये हमारे जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर है, जिसमें जो इसके आर्टिकल हैं वो 12 से लेके 35 तक इसके आर्टिकल देखे गए हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। मौलिक अधिकार जो हैं हमारे किसकी बात करते हैं, वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक मनुष्य के पूरे विकास को ध्यान में रखकर ये फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था। ये लाने का मतलब ये था कि आप डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस अपना रख सकें, मतलब एक व्यक्ति जो है गरिमापूर्ण तरीके से अपने अस्तित्व को बना सके, जी सके, रह सके। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को भी लेकर आया गया। इसका मतलब ये था कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, वो सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करता है। एक सुरक्षित राजनीतिक आज़ादी, एक सुरक्षित राजनीतिक स्वतंत्रता हमको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कि चेक ऑन द अनलिमिटेड पावर ऑफ द स्टेट। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो वो क्या है, वो एक जांच है, एक जांच पड़ताल है, एक चेक करने का तरीका है। किस पे? राज्य की पावर्स को लेकर, राज्य की जो असीमित शक्तियां हैं उसकी जांच करने के लिए भी लाया गया था। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि राज्य कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे और हमको फॉलो ही करना पड़े, लेकिन वो हमारे विकास को लेकर बहुत ज़्यादा खराब हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी कि राज्य पूरी तरह से इंसानों पर, व्यक्तियों पर, मानव पर कंट्रोल ना कर सके, तो उसके चेक बैलेंस का भी ये काम करता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राज्य की शक्तियों को कंट्रोल में करने के लिए, कि वो अपनी शक्तियों का मिसयूज़ ना कर पाए, उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, उसके लिए भी इसको लाया गया था। अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ ये उपलब्ध देखे जाते हैं। मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं वो राज्य के अगेंस्ट देखे जाते हैं, राज्य के ऐसे देखे जाते हैं कि आप इनके लिए अगेंस्ट जा सकते हैं, राज्य के अगेंस्ट जा सकते हैं। कहाँ? कोर्ट में। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में आपको, मैंने बताया था आर्टिकल 32 एंड 226 जो है वो फंडामेंटल राइट को लेकर है। रिट भी है इसके अंदर, हम रिट के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये जो है राज्य के खिलाफ हमें उपलब्ध कराया गया। राज्य के खिलाफ इन द सेंस कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो परम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि हम फंडामेंटल राइट्स को जो है कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। ये जो इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे होता है। लेकिन 2 आर्टिकल हैं जिस पे नहीं होता, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन दोनों अधिकारों को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। बाकी सब अधिकारों को रोका जा सकता है, लेकिन वो कब? हम इमरजेंसी में पढ़ेंगे। तो इसलिए कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो परम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं। मैंने बताया ना। तो 20 और 21 जो है आर्टिकल, मतलब कि आपके जो जीवन का अधिकार है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो 20 और 21 का जो अधिकार है वो सस्पेंड नहीं होते हैं, चाहे इमरजेंसी हो, कुछ भी हो। बाकी सारे अधिकारों को कंट्रोल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम आपातकाल
तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स की बेसिकली अगर हम बात करें, मैं ओवरऑल आपको व्यू दे देती हूँ कि आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारा समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि किस तरीके से सभी लोगों को समान रूप से देखा जाए। राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 से 22 में मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से 24 में बात करता है कि राइट जो है हमारे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो 23 से 24 के अंदर डिफाइन होते हैं। स्वतंत्रता धर्म के लिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के अंदर डिफाइन की गई है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हैं वो आर्टिकल 29 से 30 में डिफाइन किए गए हैं। इन सभी अधिकारों के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बोलते हैं उपचार। तो संवैधानिक उपचार की जब हम बात करते हैं मतलब इन सब के साथ में जब प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भागते हैं तो उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार। मतलब कि हमें बीमारियों के साथ साथ में बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए हमें उसकी बात भी की गई है। समानता के अधिकार की बात तो इसलिए की गई ना क्योंकि समानता थी नहीं, इसलिए ये अधिकार लाया गया। स्वतंत्रता की बात इसलिए की गई क्योंकि सभी लोगों में स्वतंत्रता नहीं थी, किसी के पास थी किसी के पास नहीं थी। ऐसे ही शोषण के कितने लोग शिकार रहे हैं। धर्म के लिए बात करें तो कितने ऐसे जिन्हें धर्म के चेंज करने की बात की गई, धर्म ना एक्सेप्ट करने की बात की गई, ज़बरदस्ती धर्म को बोलने की बात की गई है। सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार की बात करें तो उसके लिए भी इसको इन सारे अधिकारों को लाया ही इसलिए गया था ताकि इन्हें प्रिजर्व किया जा सके, इनको सिक्योर किया जा सके, सेव किया जा सके, ठीक है ना। तो कंजर्व करने के चक्कर में फंडामेंटल राइट आए। और जब फंडामेंटल राइट आए तो अब जब बीमारियां हमारे यहाँ पर देखी जा रही हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, सांस्कृतिक, शैक्षिक, इन सारी चीज़ों को लेकर जब हमें बीमारियां देख पा रहे हैं तो उनकी इलाज के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। और इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे और हाई कोर्ट जैसे लोग आए। और जब ये आए तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आके इन्होंने फेंक दिया कि भैया ये भी पकड़ो और ये आपकी मेडिसिन है, खाओ मौज रहो। तो यही था संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल 32 के अंदर डिफाइन करता है कि किस तरीके से जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए तो आप इसकी हेल्प से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर आप अपने फंडामेंटल राइट्स, आप अपने मौलिक अधिकारों का बचाव कर सकते हैं। बात करें तो फंडामेंटल राइट बेसिकली 6 हैं, पहले 7 थे। पहले प्रॉपर्टी का अधिकार भी था, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार भी था हमारे पास, लेकिन उस अधिकार को हटा करके अब 301 के अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो आज हम इतना ही बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। 6 ही आपको अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की, इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट इन द वे दे आर इन्फोर्स्ड। इफ एनी लीगल राइट इज वायोलेटेड the aggravated person can directly approach the Supreme Court by passing the lower court. He should first approach the lower courts. मतलब मौलिक अधिकारों का सामान्य कानूनी अधिकारों से अलग होते हैं। जिस तरह से उन्हें लागू किया जाता है, यदि किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या मतलब उसको वायलेट किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति जो है निचली अदालतों को दरकिनार करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, पर पहले उसे निचली अदालत में जाना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको जो है निचली जो अदालत होती है, जो लोअर कोर्ट होते हैं, उनके अंदर ही अपील कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों के प्रति जब आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में स्टेट कोई काम कर रहा है तो आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। होता है ना कि स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी है या कॉलेजों में एडमिशन को लेकर कुछ परसेंटेज का सीन कर दिया है तो आप क्या करते हैं, पिटीशन डाल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये सारे जो सीन है वो है स्टेट को लेकर कि स्टेट किस तरीके से अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन वाइल द रेस्ट आर अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल सिटीजन एंड फॉना। मतलब कुछ मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि शेष सभी व्यक्ति मतलब कि नागरिक और विदेशियों के लिए, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट कुछ ऐसे हैं जो कि सभी के लिए हैं। सभी का इन द सेंस कि वो फॉरनर के लिए भी हैं और वो भारतीयों के लिए भी हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट,
they have reasonable restriction meaning they are subject to condition of state security, public morality and decency and friendly relation with foreign countries। मतलब मौलिक अधिकार जो हैं पूर्ण अधिकार नहीं है, जैसे कि भी मैंने बताया। उनके पास उचित प्रतिबंध है, जिसका अर्थ है कि वे राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता और विदेशियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की शर्तों के भी अधीन हैं। मतलब ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं कि आप जो है आपके जीवन में नैतिकता के साथ में शालीनता, सिक्योरिटी और साथ ही साथ आपका जो विदेशों के अंदर आपका फ्रेंडली नेचर को भी दर्शाता है। तो इसकी फीचर्स भी इसमें जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो दे आर जस्टिसेबल which means they are enforceable by the court. People can directly approach the Supreme Court in case of violation of fundamental rights। मतलब कि आप जस्टिफेबल भी हो सकते हैं इसके लिए। और ये जो है अदालतों के द्वारा और जो कोर्ट के द्वारा आप जो है इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें जो हैं कर रहे हैं स्टेट वाले। तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बट ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर की बात मैं आपको मतलब एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी हम इसी पे बात करते हैं। तो मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अब संविधान संशोधन का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसमें चेंज ना हुआ हो तो। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बट द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बताया था ना मैंने कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर क्या होता है कि उन अधिकारों को हाथ नहीं लगा सकते आप, चाहे जो भी सिचुएशन। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 बताता है हमें फंडामेंटल राइट्स हमें पहला जो अधिकार देता है वो स्टेट को लेकर देता है। तो ये क्या कहता है? देखिए स्टेट की अगर बात करें तो आर्टिकल 12 के अंदर चार इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव यूनियन, मतलब कि कार्यकारी और विधायी संघ। दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव स्टेट, कार्यकारी और विधायी राज्य। और तीसरा है लोकल अथॉरिटी, मतलब कि स्थानीय अधिकारी। और चौथा है अदर ऑफिसर्स, मतलब कि अन्य अधिकारी। तो आर्टिकल 12 जो है वो बात करता है कि हाँ, दो चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव यूनियन मतलब संघ जो केंद्र है, जो सेंटर है, उसके साथ में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो रिलेशन है। और नेक्स्ट है स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का क्या रिलेशन है और ये किस तरीके से स्टेट के अंदर आते हैं, ये इसको डिफाइन करता है। तीसरा लोकल अथॉरिटी की बात करता है कि लोकल अथॉरिटी क्या राज्य के अंदर आती हैं, क्या राज्य के अंदर काउंट की जाती हैं। और चौथा है जो अदर ऑफिसर्स होते हैं, क्या वो राज्य कहलाएंगे। इन सब के बारे में ये बात करता है। इसके ऊपर जो डिबेट आई थी वो थी, पहला सीन था कि मद्रास यूनिवर्सिटी वर्सेस शांताबाई। इसके अंदर जो बोला गया था उसके अंदर कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो क्या वो स्टेट कहलाएंगी। मतलब अब इसके अंदर ये कहा गया था, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे बोलें कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, तो क्या वो राज्य कहलाएगा, क्या वो गवर्नमेंट कहलाएगा। तो ये इसके ऊपर ये केस था। इसमें कहा गया था कि बोला गया था कि मान लीजिए, मतलब कलर्स के ऊपर ये डिफाइन किया गया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप घर जाते हैं तो आपको रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें जाने के लिए मिलती हैं, बस है, कार है, टैक्सी है, मेट्रो है, ट्रेन है, अब उसमें रिक्शा है, बीच में अगर उसमें जोड़ दिया जाए कि उसके अंदर सब्जी वाले की दुकान है, तो क्या आप उसमें सब्जी वाले की दुकान को ऐड करेंगे? नहीं, व्हीकल की बात है तो व्हीकल ही आएगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो अगर कुछ गवर्नमेंट से डिराइव हो रहा है तो ही हम उसको ऐड करेंगे। तो उस टाइम पे जो है यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया था कि ये स्टेट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट जो था वो था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसके अंदर बिजली की जो बिजली विभाग की थी उसको लेकर एक केस यहाँ पर लाया गया था। तो बिजली विभाग से रिलेटेड राजस्थान का केस था, जिसके अंदर बोला गया था कि क्या मतलब ये वाले जो डिपार्टमेंट है ये स्टेट के अंदर आते हैं या नहीं। नेक्स्ट था सुखदेव बनाम भगत राम, मतलब ये LIC और ONGC के लेकर था कि जो LIC ON जैसी जो मतलब स्कीम होती है, जो कंपनियाँ होती है, क्या ये स्टेट के अंदर आती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद था RD शेट्टी वर्सेस IAA। इसके अंदर RD शेट्टी बनाम IAA का मतलब ये था अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। तो क्या ये इसमें आती हैं, तो इसमें बोला था जो एजेंसी टूल हैं
जिनके ऊपर गवर्नमेंट मतलब जो एजेंसी बनाई गई है और अगर उसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो वो उसके अंदर काउंट होती है। और नेक्स्ट था अजय हसिया वर्सेस खालिद मजीबो। अजय हसिया बनाम खालिद मुजीबो में क्या था, 4 कंडीशन दी गई थी कि कौन कौन सी स्टेट कहलाएंगी। अगर मतलब एंटायर शेयर कैपिटल हो, दूसरा है डीप कॉम्प्रेहेंसिव स्टेट कंट्रोल, चौथा है पब्लिक इंपॉर्टेंस और पांचवा है मोनोपोली पोजीशन। मतलब कि शेयर जो पूरी जो शेयर पूंजी है और जो राज्य का जो कंट्रोल है वो, और जिसके अंदर पब्लिक देखी जाती है और जिस पे मोनोपोली हो, इन चारों कंडीशन में अगर स्टेट का इंटरफेयर है तो हाँ ये स्टेट कहलाएंगी। तो स्टेट कौन कौन सी चीज़ें हैं उस चीज़ को लेकर इसमें डिफाइन किया गया है। तो 4 सिचुएशन जो दी गई थी कि स्टेट और सेंटर में जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ही आते हैं, लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज़ है जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत हैं, अगर इसके अंदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बन रही है तो हाँ ये भी स्टेट में कहलाती हैं। उसके बाद ये कुछ केस आए जैसे कि जो प्राइवेट एजेंसी है, जो ऑफिसर्स हैं वो भी अगर किसी एक्ट के थ्रू बनते हैं तो भी वो स्टेट लाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो सोम प्रकाश बनाम यूओआई भारत, ये जो सोम प्रकाश यूओआई था ये भारत पेट्रोलियम से स्टेट मतलब रिलेटेड था कि भारत पेट्रोलियम क्या राज्य में आता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि राज्य ने जब उस पर कंट्रोल करना शुरू किया, कहाँ से आ रहा है, कितना पे कर रहे हैं, क्या टैक्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट में आएगा, इसके ऊपर था। नेक्स्ट है इसमें प्रेमचंद्र गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त, ये पावर टू मेक रूल्स, ये नियम बनाने की शक्ति के ऊपर बात करता है। इसके अंदर ये पावर्स को लेकर इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट था AR अंतुले बनाम RAS, तो इस RAS नायक, इसके अंदर 2 सिचुएशन दी गई थी कि गैर न्यायिक कार्य और न्यायिक कार्य, मतलब नॉन जुडिशियल फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन में कौन कौन से। तो उन्होंने कहा जो नॉन जुडिशियल फंक्शन है वो स्टेट के माने जाएंगे और जो जुडिशियल फंक्शन है वो स्टेट के अंदर नहीं काउंट होंगे। तो इस केस के अंदर AR अंतुले बनाम RAS के अंदर इसकी की गई थी। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 जो है लेजिस्लेचर और फंडामेंटल राइट है, मतलब आर्टिकल 13 जो है किसकी, एक कानून के ऊपर बात करता है, लॉ के ऊपर। अब वो कौन कौन से लॉ है वो बात कर लेते हैं। पहला है आर्टिकल 13 फर्स्ट 13 का क्लॉज 1 या 13 का क्लॉज पहला। इसमें पहला क्या है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कि पूर्व संवैधानिक कानून। पूर्व संवैधानिक कानून या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वर्ड से ही पता चल रहा है कि संविधान जब बना था उससे पहले का कानून। और दूसरा है 13(2), इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब कि संविधान बनने के बाद के जो कानून हैं वो। अब इसके अंदर ये जो थे कि कुछ कंडीशंस थी पूर्व संवैधानिक कानून के अंदर, ये थे कि वो कानून जो 1950 से पहले बनाए गए थे उनको कैसे आज भी कंटिन्यू किया जाए। और है पोस्ट इसको उत्तर संवैधानिक कानून बोलेंगे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को या पोस्ट संवैधानिक कानून को इसको बोलेंगे। 1950 के बाद जो कानून बने वो किस तरीके से आज भी बने हुए हैं पहलों के साथ में। तो इस पर 2 थ्योरी इसमें काम करती है। पहला है एक्लिप्स थ्योरी, ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको ये कहीं समझ में नहीं आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्लिप्स थ्योरी क्या होती है, इसको बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। होता है ना चंद्रमा ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये उसी की तरह था। इसमें क्या था कि ये मतलब इसको डिफाइन किया गया था भीकाजी कामा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इसमें बताया गया था एक्लिप्स थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये पूर्व संवैधानिक कानून के ऊपर कानून के लिए आया था, मतलब कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर आया था। इसका मतलब होता है कि जब आप जब बात करते हैं कि मान लीजिए आपके कुछ ऐसे कानून जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो वो कानून जो कि मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं या मान लीजिए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, इन दोनों ही कानूनों में से अगर कोई ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्लिप्स थ्योरी का यूज़ होगा, मतलब कि ग्रहण का सिद्धांत का यूज़ होगा। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उन अधिकारों को ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं, मतलब वो ख़त्म नहीं होते। कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि आपको फ्रीडम का राइट दिया गया है, फ्रीडम के अंदर 6 राइट और दिए गए हैं और आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता जो है आपको पूरी मिली हुई है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके अगेंस्ट में आ रही हैं
और ये है कि हाँ आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। दूसरे एक्ट में ये कहा गया है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जाएंगे। तो आपका क्या होगा, आप फंडामेंटल राइट जो कह रहा है कि हाँ आर्टिकल 19 की आप वहाँ जा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप सांस ले सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। तो आपका जो पहले जो कुछ जो एक्ट हैं, जो अदर एक्ट हैं जो कह रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते, तो वो एक्ट छुप जाएंगे फंडामेंटल राइट के नीचे। तो वो जो है आपका फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो उस अनुच्छेद के ऊपर या उन कानूनों के ऊपर खुद को ले आते हैं जिसमें कि जो कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं उनको छुपा लेते हैं, और आपके मौलिक कानून जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वो पुराने अधिकारों के ऊपर या उन अधिकारों के ऊपर जो उनको वायलेट कर रहे हैं उनके ऊपर वो आ जाते हैं, जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन नहीं होता। तो ये जो था एक्लिप्स थ्योरी, होप सो आपको समझ में आई होगी। एक्लिप्स थ्योरी जो होती है इसको ग्रहण का सिद्धांत बोला जाता है, और ये जब यूज़ किया गया था, ये भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इसका यूज़ किया गया था। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, मतलब कि पृथक्करण का सिद्धांत। ये एक तरह से छन्नी की तरह होता है कि आप छन्नी के अंदर सारे वो कुछ ऐसे कानून आप छन्नी में डाल दीजिए और उनको छान दीजिए। जो छन्नी से निकल गए तो समझ लीजिए कि वो जो अधिकार हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में है, इसलिए वो निकल गए, और जो छन्नी में रह गए वो आपके फंडामेंटल राइट्स है। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा के उसमें आया था, मतलब बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा में। इसके अंदर यही कहा गया था, इसके अंदर वो उन कानूनों को अलग कर दिया जाता है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो दो थ्योरी आई थी। पहला था जो मौलिक अधिकारों से उन कानूनों को अलग कर देते हैं जो आपके अधिकारों का हनन करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, और दूसरा सिद्धांत था उन कानूनों को छुपा लेते हैं जो आपके कानूनों का विरोध करते हैं या आपके कानूनों के अगेंस्ट होते हैं। तो होप सो आपको इस एक्लिप्स थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकारों के अंदर चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है। इसके ऊपर आए थे तो कुछ केसेस आए थे, जैसे कि AK गोपालन बनाम मद्रास केस, इसके कहा गया था कि हाँ इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस UOI, इसके अंदर भी कहा गया था हाँ चेंजेस हो सकता है। फिर आया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें भी कहा था हाँ चेंज हो सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब केस जो कि 1967 में आया था, इसमें कहा नहीं इसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये इसके अंदर कहा था बैलेंस बनाने की इसके अंदर बात की गई थी कि हाँ एक बैलेंस बना के चले जिसके अंदर कि मौलिक अधिकारों का भी काम हो और जो राज्य है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी ना हिले। तो इसमें मतलब बेसिक स्ट्रक्चर और आपके मौलिक अधिकारों इन दोनों को लेकर बात की गई थी कि हाँ इसमें चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसको बात की गई थी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारी किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 हमारा बात करता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता को लेके। तो अब देखिए क्या है राइट टू इक्वालिटी, दो कंडीशन में बात करते हैं। जब दो कंडीशन में अम्बेडकर जी आए थे तो उन्होंने किस तरीके से इसको बताया था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं इसको यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। देखिए आर्टिकल 14 बात करता है माइनस और प्लस के अंदर। प्लस का मतलब होता है कि वो चीज़ें करनी है, उसकी डिमांड हो रही है। माइनस का मतलब होता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसका मतलब ये हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, मतलब कि असमान व्यवहार जो हो रहा है उसको बंद करने की यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको बोलते हैं कानून के समक्ष समानता, कि कानून के सामने चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो वो सब समान होंगे। दूसरा है डिमांड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि इक्वल प्रोटेक्शन, कानून का जो प्रोटेक्शन है, कानून की जो सुरक्षा है, कानून का जो संरक्षण है वो सभी को मिलना चाहिए, सभी के समान हो। तो समान व्यवहार की मांग है। तो डिमांड जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे बात हो रही है कि ये होना चाहिए वो प्लस में आता है, और जहाँ पे होता है ये नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है, उसमें होता है माइनस। तो यहाँ पर एक और गोल्डन ट्रायंगल रूल है, मैं इसको समझा देती हूँ। गोल्डन ट्रायंगल रूल को स्वर्ण त्रिभुज का नियम भी कहा जाता है। ये मेनका गांधी बनाम UOI के अंदर आया था। तो देखिए क्या है, आर्टिकल 14 बात करता है हमारी स्वतंत्रता की, आर्टिकल 19 हमारी बात करता है आर्टिकल 14 हमारी बात करता है समानता की, और आर्टिकल 19 बात करता है हमारी
स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, और आर्टिकल 21 बात करता है हमारे जीवन की। तो 14 समानता की बात करता है, 19 स्वतंत्रता की बात करता है, और 21 हमारे किसकी बात करता है, जीवन की। इन तीनों को देखिए, ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल क्या है, आपकी जो समानता है वो किससे चलती है, स्वतंत्रता से। अगर आप स्वतंत्र हैं तो ही आप समान कहलाएंगे। आप अगर समान नहीं है तो आपको स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती है। और स्वतंत्र समान आप तभी हैं जब आपके पास जीवन का अधिकार है। तो ये तीनों रूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी को बोला जाता है स्वर्ण त्रिभुज का नियम। मेनका गांधी बना UOI के अंदर इसका हुआ था। आगे चले तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा बॉम्बे इसके अंदर आया था। तो इसके अंदर किस तरीके से जो समानता है उसको डिफाइन किया गया था। इन्होंने कहा था, इसके अंदर कहा था कि आप, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है और काम करता है, पढ़ता है, बढ़ता है, तो ये तो है नहीं कि वो हमेशा से ही एक जैसा रहता है। उसकी उसकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटलिटी है, वो एक जैसी ही हमेशा रहती है, ऐसा तो रहता नहीं है, हमेशा उसमें चेंज होते हैं। तो इसलिए बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा में कहा गया था कि समानता की जो बात है ना, लेकिन समानता का जो रूल है वो सब पे एक जैसा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर लाया गया था क्लासिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन टेस्ट का मतलब होता है वर्गीकरण परीक्षण। अब मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि मेरे स्कूल के अंदर, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मेरी यूनिवर्सिटी, और मैंने कहा कि उसमें सभी बच्चों को समानता का ट्रीटमेंट मिलेगा। अब ये तो है नहीं कि जो क्लास 6th का है उसको भी 12th का पेपर दे दिया जाए, जो 12th का है उसको भी 12th का पेपर दिया जाए, नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या है, इन्होंने कहा कि समानता के लिए पहले उसका क्लासिफिकेशन कर लिया जाए, उसको वर्ग में बांट लिया जाए कि किस वर्ग का है, और उस वर्ग में रखकर उसको तब किया जाए। तो मतलब उन्होंने कहा कि समानता के लिए भी एक वर्ग होना चाहिए, ग्रुप बनाया जाना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, हर क्लास के लिए एक अलग ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके लिए अलग ही सिचुएशन क्रिएट की जानी चाहिए कि इस सिचुएशन के साथ, इस कंडीशन के साथ में ये क्वालिटीज़ को मिलेगी, ठीक है ना। अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए क्या है कि उसको खाने में दूध दिया जाए, दलिया दिया जाए, फ्रूट्स दिए जाएँ, जूस दिया जाए, अंडा दिया जाए, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि मतलब वो बहुत ही छोटा बच्चा है और अभी पैदा ही हुआ है तो उसको आप रोटी खिला देंगे, ऐसा नहीं है ना। आप उसको क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या था, बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा के अंदर एक क्लासिफिकेशन टेस्ट को तैयार किया गया और इसके अंदर 2 वर्ग बताए गए। पहला था सेंसिबल डिफरेंस, दूसरा था रैशनल नेक्सस। सेंसिबल डिफरेंस का मतलब है समझदारी उसके अंदर कितनी है, और दूसरा है तर्कसंगत की, मतलब सोचने समझने की शक्ति कितनी है। इन 2 लेवल पर इसको डिफाइन किया गया। तो रैशनल में है कि उसके पास सोचने समझने की शक्ति कितनी है, वो कितना अच्छे से काम कर सकता है, और सेंसिबल है कि वो समझदार कितना है। इन 2 ग्रुप को लेकर भी यहाँ पर समानता की यहाँ पर बात की गई। तो इन 2 क्लासिफिकेशन के अंदर इसको डाला गया, ठीक है, कि कितना छोटा है और दूसरा कितना समझदार है। कि मान लीजिए अगर 5th क्लास के अंदर भी एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, आप मान लीजिए 5th क्लास है, और 5th क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो डिसेबल है और दूसरा बच्चा है लेकिन है दोनों 5th में, पर दोनों के साथ एक जैसा तो व्यवहार नहीं किया जा सकता ना। तो सेंसिबल और रैशनल लेवल पर भी इसको कहा गया कि अगर दूसरा व्यक्ति समान नहीं है तो उसको उसके बराबर समान लाने के लिए भी राज्य को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा में आया था। दूसरा था EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। इसके अंदर एक नई थ्योरी लाई गई और नई थ्योरी के अंदर एंड ऑफ आर्बिट्रेसनेस की बात की गई कि मतलब जो स्टेट जो होते हैं जो बात करते हैं कि मनमानी करते हैं, तो इसमें दिया गया कि मनमानी नहीं होनी चाहिए, मनमानी खत्म करने की यहाँ पे बात की गई। और साथ में 2 टेस्ट जो मैंने ऊपर बताए सेंसिबल और रैशनल, उसकी बात की गई। तो EP रोयप्पा के अंदर था कि इन 2 ग्रुप के साथ में, और जो मनमानी करने वाली जो चीज़ें हैं वो जो है समानता के साथ में नहीं होनी चाहिए, कि जिसका जो मन किया वो हो जाए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उस चीज़ को मना किया गया। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आने वाली वीडियो हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल आप छोटे छोटे करके समझे तो ज़्यादा अच्छा है। और सारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं एक वीडियो ओवरऑल आर्टिकल्स के ऊपर बनाऊंगी, ताकि आप सारी को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ फंडामेंटल राइट की। जब तक के लिए नमस्कार।